पता है, दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो सभी को प्रभावित करते हैं, फिर चाहे आप उनमें दिलचस्पी रखते हो या नहीं। वो है हेल्थ और मनी। और इन्हीं में से एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम बात करेंगे मॉर्गन हाउसेल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी से। इंट्रोडक्शन। अर्थ पर सबसे बड़ी परफॉर्मेंस। मैंने अपने कॉलेज का टाइम लॉस एंजलिस के एक बढ़िया होटल में पर्सनल सर्विस वर्कर बनकर बिताया। वहाँ एक टेक्नोलॉजी वर्कर गेस्ट के रूप में ज़्यादातर आया करता था। वो काफ़ी टैलेंटेड था। उसने लगभग 20 साल से कुछ ही की एज में वाईफाई का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट डिज़ाइन करके पेटेंट किया था। वो कई कंपनियां शुरू करके बेच चुका था और बेहद कामयाब था। पैसे और वेल्थ के साथ जो उसका रिलेशन था उसे मैं इनसिक्योरिटी और बचकानी बेवकूफ़ी का कॉम्बिनेशन कहूंगा। वो $100 के नोटों की कई इंच मोटी गड्डी साथ लेकर घूमता था, जिसे वो हर किसी को दिखाता था, फिर चाहे वो देखना चाहते हो या नहीं। वो बिना किसी मतलब के अपनी धन दौलत की खुलकर डींग मारता था, खासकर जब वो नशे में धुत होता था। एक दिन उसने मेरे एक साथी को कई $1000 की रकम दी और कहा, गली में जो जवाहरात की दुकान है वहां जाओ और $1000 के कुछ सोने के सिक्के लेकर आओ। 1 घंटे बाद हाथ में सोने के सिक्के लिए वो वर्कर और उसके दोस्त एक डॉक के चारों तरफ इकट्ठा हो गए जो पैसिफिक ओशियन के सामने था। फिर उन्होंने उन सिक्कों को पानी में फेंकना शुरू कर दिया। वे उन सिक्कों को कंकरों की तरह उछालते और फिर किसका सिक्का सबसे दूर गया इस बात पर बहस करते और ठहाके मारकर हंसते, सिर्फ मनोरंजन के लिए। कुछ दिनों बाद उसने होटल के रेस्टोरेंट में एक लैंप तोड़ दिया। एक मैनेजर ने उससे कहा वो $500 का लैंप था और उसे उसकी भरपाई करनी होगी। तुम्हें $500 चाहिए? वर्कर ने गुस्से में पूछा और जेब से नोटों की एक गड्डी निकालकर मैनेजर को देते हुए कहा, ये रहे $5000 और अब मेरे सामने से दफा हो जाओ और फिर कभी भी दोबारा इस तरह मेरी बेइज्जती मत करना। आप सोच रहे होंगे कि इस तरह का व्यवहार कब तक चल सकता था, और इसका जवाब है ज्यादा दिन नहीं। कई सालों बाद मुझे पता चला कि वो बैंकरप्ट हो गया। इस बुक का बेस ये है कि धन दौलत के मामले में आप कितना अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, ये इस पर कम डिपेंड करता है कि आप कितने होशियार हैं, और इस पर ज्यादा कि आपका व्यवहार कैसा है। और व्यवहार सिखाना मुश्किल काम है, उन्हें भी जो सच में होशियार हैं। एक प्रतिभाशाली इंसान जो अपने इमोशंस का कंट्रोल खो दे एक फाइनेंशियल डिजास्टर हो सकता है। इसका उल्टा भी उतना ही सच है। नॉर्मल इंसान जिसे फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है धनी हो सकते हैं अगर उनके पास कुछ ऐसी बिहेवियर स्किल्स हों जिनके लिए इंटेलिजेंस या फॉर्मल टेक्निक्स की कोई जरूरत नहीं होती। मेरा फेवरेट विकिपीडिया आर्टिकल शुरू होता है। रोनाल्ड जेम्स रीड एक अमेरिकन जनहितैषी यानी फिलेंथ्रोपिस्ट, इन्वेस्टर, जेनिटर और गैस स्टेशन वर्कर थे। रोनाल्ड रीड का जन्म ग्रामीण वॉरमेंट में हुआ। वे अपने फैमिली से हाई स्कूल पास करने वाले पहले मेंबर थे। ये इसीलिए भी और ज्यादा प्रभावशाली है कि वे रोज रास्ते में और लोगों से लिफ्ट लेकर कैंप्स जाया करते थे। जो रोनाल्ड रीड को जानते थे उनकी जिंदगी के बारे में बताने लायक कुछ ज्यादा नहीं था, ऐसा उनका कहना था। उनकी जिंदगी इतनी नॉर्मल थी जितनी किसी की हो सकती है। रीड ने 25 ईयर्स तक एक गैस स्टेशन में कारों की मरम्मत की और 17 ईयर्स तक जेसी पेने में फर्श पर झाड़ू लगाई। 38 ईयर की एज में उन्होंने $12,000 में एक 2 बेडरूम वाला घर खरीदा और अपनी पूरी जिंदगी वहीं बिताई। 50 ईयर की एज में उनकी वाइफ की डेथ हो गई और उन्होंने फिर दोबारा शादी नहीं की। उनके एक दोस्त का कहना है कि उनका खास शौक फ्यूल की लकड़ी काटना था। ईयर 2014 में 92 ईयर की एज में उनका निधन हो गया और तब जाकर इस अनजान ग्रामीण जेनिटर ने सुर्खियां रची। 2014 में 28,13,503 अमेरिकन सिटीजन की मौत हुई। इनमें से 4,000 से भी कम लोगों की नेट वर्थ उनकी मौत के टाइम $8 मिलियन थी। रोनाल्ड रीड उनमें से एक थे। अपनी वसीयत में इस बूढ़े जेनिटर ने अपने सौतेले बच्चों के लिए $2 मिलियन और लोकल हॉस्पिटल और लाइब्रेरी के लिए $6 मिलियन छोड़े थे। जो रीड को जानते थे वो चकराए हुए थे, उनके पास इतना सारा पैसा आखिर आया कहां से। बाद में पता चला कि इसमें कोई भी राज नहीं था। न तो उन्होंने कोई लॉटरी जीती थी और न ही उन्हें यह पैसा विरासत में मिला था। रीड ने जितना पॉसिबल हो सकता था उतनी सेविंग्स की और वो पैसा ब्लू चिप स्टॉक्स में लगा दिया। फिर उन्होंने डिकेड्स तक प्रतीक्षा की जब तक वो छोटी सी इन्वेस्टमेंट बढ़कर $8 मिलियन में बदल गई। बस इतना ही, और एक जेनिटर से फिलेंथ्रोपिस्ट। रोनाल्ड रीड की मृत्यु से कुछ महीने पहले रिचार्ड नाम का एक और इंसान खबरों में था। रिचार्ड फुस्कोन वो सब कुछ था जो रोनाल्ड रीड नहीं थे। हार्वर्ड से पढ़े इस मेरिल लिंच कामगारी के पास एक MBA की डिग्री थी और उसने फाइनेंस और बिजनेस में इतनी सफलता हासिल की थी कि लगभग 40 की एज में ही रिटायर होकर एक जनहितैषी बन गया। पूर्व मेरिल CEO डेविड कोमांस्की ने फुस्कोन को बिजनेस इंटेलिजेंस, लीडरशिप कैपेबिलिटी और उनके सही इवैल्यूएशन की काफी प्रशंसा की। क्रेन्स बिजनेस मैगजीन ने एक बार उसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन की 40 अंडर 40 लिस्ट में शामिल किया, लेकिन फिर ठीक सोने के सिक्के उछालने वाले टेक्नोलॉजिकल वर्कर की तरह सब बिखर के रह गया। 2000 के पहले डिकेड के बीच फुस्कोन ने ग्रीनविच कनेक्टिकट में एक 18,000 स्क्वायर फुट के घर को बनाने के लिए जमकर लोन लिया।
इस घर में 11 बाथरूम, 2 एलिवेटर, 2 स्विमिंग पूल और 7 गराज थे और इस घर के मंथली खर्चे $90,000 से भी ज्यादा थे। फिर ईयर 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। इस क्राइसिस ने लगभग सभी की फाइनेंशियल कंडीशन को चोट पहुंचाई। इसने फुस्कोन को प्रत्यक्ष रूप से मिट्टी में मिलाकर रख दिया। बहुत ज्यादा लोन और लाइबिलिटीज ने उसे बैंकरप्ट बना छोड़ा। फिलहाल मेरी कोई इनकम नहीं है, उसने 2008 में कथित तौर पर एक दिवालियापन जज को बताया। पहले उसका पाम बीच वाला घर कब्जा लिया गया। 2014 में ग्रीनविच पेंशन की बारी थी। अपनी वेल्थ दान में देने से 5 महीने पहले रिचार्ड फुस्कोन का घर, जहां गेस्ट घर के अंदर के स्विमिंग पूल के ऊपर आर पार नजारे वाले आवरण पर खाने और डांस के रोमांच के बारे में सोचते थे, उसे इंश्योरेंस कंपनी ने अनुमानित लागत से 75% कम की अमाउंट में नीलाम कर दिया। रोनाल्ड रीड धैर्यवान थे और रिचार्ड फुस्कोन लालची, और बस इतना काफी था दोनों के बीच के एजुकेशन और एक्सपीरियंस के विशाल डिफरेंस को खत्म करने के लिए। यहाँ लेसन रोनाल्ड रीड की तरह ज्यादा या रिचार्ड की तरह कम बनने का नहीं है, हालांकि ये भी कोई बुरी सलाह नहीं है। इन कहानियों की दिलचस्प बात यह है कि फाइनेंस के रिलेशन में ये कितनी अनोखी हैं। ऐसी कौन सी दूसरी इंडस्ट्री है जिसमें एक ऐसा इंसान जो किसी कॉलेज डिग्री, गाइडेंस, फॉर्मल एक्सपीरियंस और नेटवर्क के बिना किसी ऐसे को पछाड़ दे जिसके पास सबसे ग्रेट एजुकेशन, गाइडेंस और नेटवर्क हो। मैं ऐसी कोई और इंडस्ट्री नहीं सोच सकता। एक ऐसी कहानी की इमेजिनेशन करना जहां रोनाल्ड रीड किसी हार्वर्ड में पढ़े लिखे सर्जन से बेहतर हार्ट ऑपरेशन कर सकें, यह बिल्कुल इम्पॉसिबल है, या फिर सबसे अच्छे आर्किटेक्ट से बेहतर बिल्डिंग्स बना सकें। ऐसी भी कोई कहानी नहीं होगी जहां एक जेनिटर किसी दुनिया भर के जाने माने एटम इंजीनियर्स को मात दे सके। लेकिन इन्वेस्टिंग के फील्ड में ऐसी कहानियां होती हैं। रोनाल्ड रीड के रिचार्ड फुस्कोन से बेहतर होने के 2 एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। पहला, फाइनेंशियल आउटकम्स लक में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं और इसका इंटेलिजेंस और लगातार प्रैक्टिस से कोई रिलेशन नहीं होता। ये कुछ हद तक सच है और ये बुक इस बारे में डिटेल में बात करेगी। या दूसरा, और जो मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा कॉमन है, वो ये है कि फाइनेंशियल सक्सेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक बिहेवियर स्किल है। जहां आप किस तरह बिहेव करते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि आप क्या जानते हैं। मैं इस बिहेवियर स्किल को धन दौलत का मनोविज्ञान कहता हूं। इस बुक का मकसद छोटी कहानियों से आपको ये विश्वास दिलाना है कि बिहेवियर स्किल्स वेल्थ के टेक्नोलॉजिकल पहलू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा इस तरह करूंगा कि सभी रीड से लेकर फुस्कोन और बीच में बाकी सब बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन लेना सीख सकें। और जैसा कि मैंने जाना है, ये व्यवहारिक स्किल काफी अनअप्रिशिएटेड है। फाइनेंस को ज्यादातर मैथ बेस्ड सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है, जहां आप किसी फॉर्मूले में डेटा लगाते हैं और फॉर्मूला आपको बताता है कि आपको क्या करना है, और ये मान लिया जाता है कि बस आप ये कर लेंगे। पर्सनल फाइनेंस में ये सच है, जहां आपको बताया जाता है कि आपके पास 6 माह के इमरजेंसी फंड और इनकम का 10% सेविंग के रूप में होना चाहिए। इन्वेस्टिंग में ये सच है, जहां हमें इंटरेस्ट अमाउंट और मेजरमेंट के बीच का रिलेशन रियलिस्टिक तौर से पता होता है, और ये कॉर्पोरेट फाइनेंस में भी लागू होता है, जहां CFO सेविंग्स का सटीक कॉस्ट माप सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई भी बात बुरी या गलत है। बात यह है कि ये जानने से कि क्या करना है, आपको ये पता नहीं चलता कि जब आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो आपके दिमाग में क्या होगा। 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो सभी को प्रभावित करते हैं, फिर चाहे आप उनमें दिलचस्पी रखते हो या नहीं, हेल्थ और मनी। हेल्थ सर्विस इंडस्ट्री मॉडर्न साइंस की एक जीत है, जिससे दुनिया भर में एवरेज एज बढ़ रही है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव शरीर रिलेटेड डॉक्टर के पुराने विचारों को पलट कर रख दिया है, और इसके वजह से इनफैक्ट सभी ज्यादा स्वस्थ हैं। मनी इंडस्ट्री जैसे इन्वेस्टिंग, पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस प्लानिंग, ये अलग ही कहानी है। फाइनेंस ने पिछले 2 डिकेड्स में विश्वविद्यालयों से सबसे होशियार दिमाग वालों को बटोरा है। 1 डिकेड पहले प्रिंसटन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में फाइनेंशियल इंजीनियरिंग सबसे पॉपुलर मेन सब्जेक्ट था। क्या ये इस बात का प्रूफ है कि इससे हम बेहतर इन्वेस्टर बन चुके हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ईयर्स की सामूहिक ट्रायल एंड एरर मेथड से हमने बेहतर किसान, कुशल प्लम्बर और डेवलप्ड केमिस्ट बनना सीखा है, लेकिन क्या ट्रायल एंड एरर मेथड ने हमें अपने पर्सनल फाइनेंस में बेहतर होना सिखाया है? क्या लोन में डूबने की हमारी संभावना कम हुई है? या फिर क्या हम बुरे दिनों के लिए सेविंग करने के लिए ज्यादा लायक हैं? या रिटायर होने को ज्यादा तैयार हैं? या फिर धन दौलत हमारे सुख के लिए क्या करती है और क्या नहीं, इस बारे में हमारे थॉट रियलिस्टिक हैं? मैंने तो इन बातों का कोई दमदार प्रूफ नहीं देखा। मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होने का कारण ये है कि हम धन दौलत के बारे में जो सोचते हैं और जो सीखते हैं वो बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम फिजिक्स सीखते हैं, रूल्स और लॉस के साथ, और ना कि साइकोलॉजी की तरह, भावनाओं और बारीकी से। और ये मेरे लिए उतना ही दिलचस्प है जितना नेसेसरी। पैसा हर जगह है, ये हम सबको प्रभावित करता है, और हम में से ज्यादातर को भ्रमित भी। हर कोई पैसे के बारे में कुछ ही अलग ढंग से सोचता है।
ये हमें एक ऐसे सबक सिखाता है जो हमारी जिंदगी के कई पहलुओं में लागू होते हैं, जैसे रिस्क उठाना, आत्मविश्वास और सुख। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो ये जानने और समझने के लिए ज्यादा पावरफुल स्टैंड पॉइंट प्रोवाइड करते हैं कि लोग जिस तरह पैसे पर बिहेव करते हैं वे आखिर ऐसा क्यों करते हैं। ये अर्थ पर सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक है। धन दौलत की साइकोलॉजी पर मेरे खुद का इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट पर एक डिकेड से भी ज्यादा टाइम तक लिखने की वजह से डेवलप हुआ है। मैंने फाइनेंस रिलेटेड लेखन 2008 के शुरुआती दिनों में शुरू किया। ये एक फाइनेंशियल क्राइसिस का भारी टाइम था और 80 ईयर्स की सबसे बुरी रिसेशन। ये लिखने के लिए कि क्या हो रहा है, मेरे लिए ये समझना नेसेसरी था कि आखिर क्या हो रहा था। लेकिन इस फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सबसे पहली चीज जो मैंने सीखी वो ये थी कि कोई भी यथार्थ रूप से नहीं बता सकता कि क्या हुआ और क्यों, और इसे लेकर क्या कह सकते थे वो तो दूर की बात थी। हर अच्छे स्पष्टीकरण के लिए उतना ही विश्वसनीय खंडन भी था। इंजीनियर किसी पुल के ढहने का कारण बता सकते हैं क्योंकि इस बात पर सहमति है कि अगर किसी हिस्से में एक स्पेसिफिक अमाउंट में फोर्स डाला जाए तो वो हिस्सा टूट जाएगा। फिजिक्स कंट्रोवर्शियल नहीं होती, वो रूल से चलती है। फाइनेंस अलग है, ये लोगों के बिहेवियर से चलता है, और मैं कैसा व्यवहार करता हूं ये मेरे लिए सही हो सकता है पर फिर भी आपको बेवकूफ़ी भरा लग सकता है। फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में मैंने जितना पढ़ा और लिखा उतना ही मुझे एहसास हुआ कि आप इसे फाइनेंस के बजाय साइकोलॉजी और हिस्ट्री के लेंस से बेहतर समझ सकते हैं। ये समझने के लिए कि लोग लोन में क्यों डूब जाते हैं आपको इंटरेस्ट अमाउंट के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। जरूरत यह है कि आप लालच, असुरक्षा और ऑप्टिमिज्म के हिस्ट्री के बारे में जानना शुरू करें। ये जानने के लिए कि इन्वेस्टर बियर मार्केट के नॉर्मल पॉइंट पर क्यों बेच देते हैं। आपको फ्यूचर के अनसर्टेन रिटर्न की मैथ समझने की जरूरत नहीं है। जरूरत यह है कि आप उस व्यथा के बारे में सोचें जो आपको अपने फैमिली की ओर देखकर होगी अगर आपकी इन्वेस्टिंग उनके फ्यूचर को खतरे में डाल रही हो। मुझे वोल्टेयर का एक ऑब्जर्वेशन बहुत पसंद है कि इतिहास कभी खुद को नहीं दोहराता, इंसान हमेशा दोहराता है। पैसे को लेकर हमारा बिहेवियर कैसा है इस बात पर यह बहुत अच्छे से लागू होता है। 2018 में मैंने उन 20 सबसे इंपॉर्टेंट फ्लॉज, बायसेस और बैड बिहेवियर के कारणों को हाईलाइट करते हुए एक रिपोर्ट लिखी जिन्हें मैंने पैसे से रिलेटेड लेन देन में लोगों को प्रभावित करते देखा है। इसका टॉपिक धन दौलत की साइकोलॉजी था और लगभग 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इसे पढ़ा। इस बुक ने इस सब्जेक्ट का और गहराई से ऑब्जर्वेशन किया है। रिपोर्ट में से कुछ शॉर्ट पैसेज बिना बदलाव के लिए गए हैं। आपके हाथ में फिलहाल ये 20 चैप्टर्स हैं जिनमें से हर एक मेरे अकॉर्डिंग धन दौलत की साइकोलॉजी की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज को डिस्क्राइब करता है। सभी चैप्टर्स एक बेसिक सब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमते हैं लेकिन साथ ही अपना एक अस्तित्व भी रखते हैं और स्वतंत्र रूप से पढ़े जा सकते हैं। ये एक लंबी बुक नहीं है। आपका स्वागत है। ज्यादातर लर्नर्स उन पुस्तकों को समाप्त नहीं कर पाते जिन्हें वे पढ़ना शुरू करते हैं क्योंकि ज्यादातर इकलौते सब्जेक्ट्स को 300 पन्नों के डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती। इसके बदले मैं 20 शॉर्ट पॉइंट लिखना पसंद करूंगा जिन्हें आप समाप्त कर सकें, बजाय एक लंबी बुक के जिसे आप बीच में पढ़ना छोड़ दें। और अब हम आगे बढ़ते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर 1, कोई भी बेवकूफ नहीं है, बाय इवॉल्व। मनी के साथ आपके पर्सनल एक्सपीरियंस दुनिया में क्या हुआ शायद उसका 0.000000001% सिर्फ है, लेकिन आपके थॉट्स के अकॉर्डिंग दुनिया कैसे चलती है उसका 80% है। मैं आपको एक प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहूंगा। इसे जानकर आप अपने पैसों के साथ क्या करते हैं इस बारे में बेहतर महसूस करेंगे और दूसरे अपने पैसों के साथ क्या करते हैं इस बारे में कम जजमेंटल। लोग पैसों के साथ कुछ बेवकूफ़ी भरी हरकतें करते जरूर हैं लेकिन कोई भी बेवकूफ़ नहीं है। बात असल में ये है, अलग अलग पीढ़ियों के लोग जिनका पालन पोषण करने वाले माता पिता की इनकम अलग है, जिनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग है, जो दुनिया के अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग इकोनॉमिक्स में जन्मे, जिन्होंने अलग अलग जॉब मार्केट में अलग तरह के मोटिवेशन और लक का एक्सपीरियंस किया, वे एक दूसरे से बहुत अलग लेसन सीखते हैं। दुनिया कैसे चलती है इस बारे में हर किसी का अपना ही एक्सपीरियंस होता है और जो आपने एक्सपीरियंस किया वो कहीं ज़्यादा पावरफुल है उसके मुकाबले जो आप किसी और से सुनते या सीखते हैं। इसीलिए हम सब, आप, मैं और हर इंसान धन दौलत कैसे काम करती है इससे रिलेटेड अपने मूल्यों के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और अलग अलग लोगों के लिए इन मूल्यों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो आपको बेवकूफ़ी भरा लगे वो मेरे लिए मायने रख सकता है। जो इंसान गरीबी में पला बड़ा वो रिस्क और रिवॉर्ड के बारे में जैसे सोचता है एक अमीर बैंकर की संतान चाहे भी तो वैसे ना सोच पाए। एक इंसान जो ऐसे टाइम में पला बड़ा जब महंगाई ज्यादा थी उसने वो एक्सपीरियंस किया जो उस इंसान को नहीं करना पड़ा जो स्थिर कीमतों के बीच पला बड़ा। एक स्टॉक ब्रोकर जिसने ग्रेट डिप्रेशन में अपना सब कुछ गवा दिया उसने जो एक्सपीरियंस किया 1990 के डिकेड के वैभव में काम करने वाला एक टेक्नोलॉजिकल वर्कर उसकी इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता।
एक ऑस्ट्रेलियन जिसने 30 ईयर्स में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं देखी, उसने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जो किसी अमेरिकन सिटीजन ने कभी नहीं किया। बस इतना ही नहीं, अनुभवों की ये लिस्ट एंडलेस है। आप धन दौलत के बारे में कुछ ऐसा जानते हैं जो मैं नहीं जानता, और इसका अपोजिट भी उतना ही सच है। जिन आइडियाज़ और उद्देश्यों के साथ आप अपनी ज़िंदगी जीते हैं वो मुझसे अलग हो सकता है। ऐसा इसलिए नहीं है कि हम में से एक दूसरे से ज़्यादा होशियार है या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखता है। ऐसा इसीलिए है कि हमारी ज़िंदगी अलग है, जो हमारी डिफरेंस और इक्वालिटी के ठोस एक्सपीरियंसेस से रची है। पैसे के साथ आपके पर्सनल एक्सपीरियंस दुनिया में क्या हुआ शायद उसका 0.00000001% सिर्फ है, लेकिन आपके थॉट्स के अकॉर्डिंग वर्ल्ड कैसे चलता है उसका 80% है। इसीलिए सेम रूप से होशियार लोग इस बात पर बहस कर सकते हैं कि मंदी यानी रिसेशन कैसे और क्यों होती है, आपको इन्वेस्टिंग कैसे करनी चाहिए, आपको किसे इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, कितना रिस्क उठाना चाहिए। 1930s के अमेरिका पर अपनी बुक में फ्रेडरिक लुइस एलन ने लिखा कि ग्रेट डिप्रेशन ने लाखों अमेरिकन्स को उनके बचे हुए लाइफ टाइम के लिए अंदरूनी तौर पर प्रभावित किया है, लेकिन अनुभवों में काफ़ी डिफरेंस था। 25 साल बाद जब जॉन एफ कैनेडी राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे थे, एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि उन्हें ग्रेट डिप्रेशन के बारे में क्या याद है। उन्होंने टिप्पणी की, मुझे ग्रेट डिप्रेशन के बारे में कोई प्रत्यक्ष इन्फॉर्मेशन नहीं। मेरा परिवार दुनिया के सबसे धनी परिवार में से एक था और ये उस टाइम काफ़ी था। हमारे पास बड़े घर, नौकर चाकर थे और हम बहुत घुमा फिरा करते थे। जो चीज़ मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखी वो बस ये थी कि मेरे पिता ने कुछ और मालियों को सिर्फ इसलिए काम पर रख लिया कि उन्हें नौकरी मिल जाए जिससे वे अपना पेट भर सकें। मुझे ग्रेट डिप्रेशन के बारे में कुछ नहीं पता था जब तक मैंने हार्वर्ड में इसके बारे में नहीं पढ़ा। यह 1960 के चुनाव का एक मेन मुद्दा था। लोगों को लगा कि कैसे कोई ऐसा इंसान इकोनॉमिक्स की बागडोर संभाल सकता है जिसे पिछली जनरेशन की सबसे बड़ी फाइनेंशियल स्टोरी की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। इसकी भरपाई काफ़ी हद तक JFK के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एक्सपीरियंस से हो गई। ये पिछली जनरेशन में फैला एक दूसरा इमोशनल एक्सपीरियंस था जो उनके मेन अपोनेंट हुबर्ट हम्फ्रे के पास नहीं था। हमारे सामने चुनौती ये है कि स्टडी या ओपन माइंडेडनेस का कोई भी अमाउंट डर और अनसर्टेनिटी की अमाउंट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। मैं इस बारे में पढ़ सकता हूँ कि ग्रेट डिप्रेशन में अपना सब कुछ गंवा देना कैसा रहा होगा, लेकिन मेरे माइंड में उन लोगों की तरह इमोशनल घाव नहीं है जिन्होंने सच में ये एक्सपीरियंस किया। और कोई ऐसा इंसान जिसने ये सब एक्सपीरियंस किया ये नहीं समझ सकता कि मेरे जैसा इंसान स्टॉक्स खरीद कर रखने जैसे सब्जेक्ट्स में असावधान कैसे हो सकता है। हम दुनिया को बिल्कुल अलग नज़रिए से देखते हैं। स्प्रेडशीट बड़ी स्टॉक मार्केट गिरावटों की हिस्टोरिक फ्रीक्वेंसी का मॉडल पेश कर सकती है, लेकिन स्प्रेडशीट उस इमोशन का मॉडल पेश नहीं कर सकती जो आप घर पहुंचकर अपने बच्चों की ओर देखकर सोचते हुए एक्सपीरियंस करेंगे कि आपने ऐसी गलती की है जिससे उनकी ज़िंदगी प्रभावित हो सकती है। हिस्ट्री पढ़ने से आपको ये ज़रूर लगता है कि आप कुछ जानते हैं, लेकिन जब तक आपने उसे जिया ना हो और उसके नतीजों को पर्सनल तौर पर महसूस न किया हो, आप उसे इतना नहीं समझ पाएंगे जिससे आपके व्यवहार में बदलाव आ सके। हम सबको लगता है कि हम जानते हैं कि दुनिया कैसे चलती है, लेकिन हम सब ने इसके एक तिनके का ही एक्सपीरियंस किया है। जैसा कि इन्वेस्टर बेटनिक कहते हैं, कुछ लेसन्स ऐसे होते हैं जिन्हें समझने से पहले हमें उनका एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है, और हम सब किसी न किसी तरह इस सच के शिकार हैं। 2006 में नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स रिसर्च के इकोनॉमिस्ट एलराइक मेलबेंडियर और स्टीफन नेगल ने सर्वे ऑफ कंज्यूमर फाइनेंसिस के 50 ईयर के काम के बारे में रिसर्च की, जिसमें अमेरिकन लोग अपने पैसे के साथ क्या करते हैं इस सब्जेक्ट पर ब्रॉड इन्फॉर्मेशन थी। थ्योरीज के अकॉर्डिंग लोगों को अपनी इन्वेस्टिंग से जुड़े हुए डिसीजंस अपने गोल और उस टाइम में अवेलेबल इन्वेस्टिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग लेने चाहिए, लेकिन लोग ऐसा करते नहीं। इकोनॉमिस्ट ने पाया कि लोगों की जिंदगी भर के इन्वेस्टिंग डिसीजन उनके उन अनुभवों से मजबूत पूर्वक जुड़े होते हैं जो उन्होंने अपने लाइफ टाइम में देखे, मेनली शुरुआती अडल्ट लाइफ में। अगर आप ऐसे टाइम में बड़े हुए जब महंगाई की अमाउंट ज़्यादा थी, तो आपने आगे जाकर अपना पैसा बॉन्ड में कम इन्वेस्ट किया उनके मुकाबले जो कम महंगाई के टाइम में पले बढ़े। अगर आप ऐसे टाइम में पले बढ़े जब स्टॉक मार्केट मजबूत था, तो आपने आगे जाकर अपना पैसा बॉन्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट किया उनके मुकाबले जो स्टॉक मार्केट कमज़ोर होने के टाइम में पले बढ़े। इकोनॉमिस्ट ने लिखा, हमारी खोज दर्शाती है कि एक इन्वेस्टर की रिस्क उठाने की विलिंगनेस उसकी पर्सनल हिस्ट्री पर डिपेंड करती है, न तो इंटेलिजेंस और ना ही एजुकेशन, सिर्फ संयोग कि आप कब और कहाँ जन्मे। फाइनेंशियल टाइम्स ने 2019 में प्रसिद्ध बॉन्ड मैनेजर बिल ग्रास का इंटरव्यू किया। ग्रास मानते हैं कि आज वे जहाँ हैं वहाँ नहीं होते अगर वे एक डिकेड पहले या बाद जन्मे होते, लेखक का कहना था। ग्रास के करियर ने गिरती इंटरेस्ट रेट के साथ अच्छा मेल खाया। इस तरह की घटनाओं से न सिर्फ आपको मिलने वाले मौके इन्फ्लुएंस होते हैं, इससे जब वे मौके आपकी ओर आते हैं तो उनके बारे में आपकी सोच भी प्रभावित होती है। ग्रास के लिए बॉन्ड्स पैसा बनाने की मशीन के समान थे। उनकी पिता की जनरेशन के लिए जो महंगाई की ऊंची दरों के टाइम बड़े हुए और उसे झेला, बॉन्ड पैसा डुबाने के समान होंगे।
धन दौलत को लेकर लोगों के अनुभवों में जो डिफरेंस है वो छोटा नहीं है। उन लोगों के बीच भी जहां आपको ये एक्सपीरियंस एक जैसे लगे। अब स्टॉक को ही लीजिए। अगर आपका जन्म 1970 में हुआ, आपके बचपन और जवानी के टाइम S&P 500 लगभग 10 गुना बढ़ा, महंगाई इंक्लूड होकर। यह एक वंडरफुल रिवॉर्ड है। अगर आपका जन्म 1950 में हुआ तो मार्केट आपकी बचपन और जवानी के टाइम महंगाई से कंबाइन होकर कहीं भी नहीं गया। लोगों के ये दो अलग ग्रुप अपने जन्म का ईयर अलग होने के कारण स्टॉक मार्केट को लेकर अलग नजरिए के साथ अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अगर आपका जन्म 1970 में अमेरिका में हुआ, आपके बचपन और जवानी के टाइम जब आप अपने यूथ और सेंसिटिव ईयर्स में इकोनॉमिक्स की नॉलेज का बेस डेवलप कर रहे थे, महंगाई ने कीमतें 3 गुना बढ़ा दी। ये बहुत होता है। आपको गैस लाइनें और सैलरीज याद रहते हैं, सैलरी जो पिछली बार के मुकाबले और कम दिन चलती है। लेकिन अगर आपका जन्म 1990 में हुआ, आपकी पूरी जिंदगी में महंगाई कम रही कि शायद इसका भी थॉट आपको छूकर भी ना गुजरा हो। अमेरिका में नेशन वाइड अनएम्प्लॉयमेंट नवंबर 2019 में 10% था, लेकिन 16 to 19 ईयर के अफ्रीकन अमेरिकन मेल्स के बीच अनएम्प्लॉयमेंट अमाउंट 49% थी। 45 ईयर से ज्यादा एज की कॉकेशियन लेडीज जिनके पास कॉलेज डिग्री थी, उनके लिए यह अमाउंट 4% थी। जर्मनी और जापान में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लोकल स्टॉक मार्केट का पूरी तरह से सफाया हो गया। पूरे फील्ड बमबारी से खत्म हो गए थे। वॉर के अंत में जर्मन खेतों में सिर्फ इतना ही अनाज जनरेट हो पा रहा था कि देश के सिटीजन डेली 1000 कैलोरी का ही उपभोग कर सकें। अब इसकी तुलना यूएस से करें, जहां स्टॉक मार्केट 1941 से 1945 के बीच 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया और वहां की इकोनॉमिक्स पिछले 2 डिकेड्स में सबसे मजबूत हो गई। इन दोनों ग्रुप्स के सदस्यों से कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकता कि वे अपनी जिंदगी महंगाई के बारे में एक सेम नजरिए के साथ बिताएंगे, या फिर स्टॉक मार्केट या अनएम्प्लॉयमेंट या आमतौर पर पैसे के बारे में। किसी को भी उनसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर सेम रूप से प्रक्रिया करने की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। किसी को भी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वे सेम इंसेंटिव से प्रभावित होते हैं। किसी को भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि वे एक सेम सोर्स से मिलने वाली सलाह पर विश्वास करेंगे। क्या मायने रखता है, क्या बहुमूल्य है, आगे क्या होने वाला है और आगे बढ़ने का सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है, किसी को भी ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए कि वे इन सब सब्जेक्ट्स पर एक दूसरे से सहमत होंगे। धन दौलत को लेकर उनके आइडियाज अलग अलग दुनिया में डेवलप हुए, और जब ऐसा होता है, पैसे को लेकर जो आइडियाज एक ग्रुप को मुश्किल लगे वो दूसरे के लिए पूरी तरह से मायने रख सकते हैं। कुछ साल पहले द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक मैसिव ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन की वर्किंग कंडीशंस पर एक कहानी की, लेकिन इस कहानी पर एक दिलचस्प प्रतिक्रिया एक चाइनीज कर्मी के भांजे की ओर से आई, जिसने कमेंट सेक्शन में लिखा, मेरी आंटी ने कई साल वहां काम किया, जिसे अमेरिकन स्वेट शॉप यानी शोषण करने वाली दुकान कहते हैं। ये बहुत मेहनत का काम था, लंबे घंटे, कम मेहनताना, खराब काम परिस्थितियां। क्या आप जानते हैं कि वहां काम करने से पहले मेरी आंटी क्या किया करती थी? वो एक वेश्या थी। उस पुरानी जीवन शैली की तुलना में एक स्वेट शॉप में काम करने का थॉट मेरे अकॉर्डिंग एक सुधार है। मैं जानता हूं कि मेरी आंटी कुछ चिल्लर के लिए कई पुरुषों से अपने शरीर का शोषण कराने के बजाय कुछ डॉलर के लिए किसी दुष्ट कैपिटलिस्ट मालिक के हाथों से शोषित होना पसंद करेंगी। इसीलिए मैं बहुत से अमेरिकन की सोच से नाराज हूँ। हमारे पास वेस्ट में रहने वालों के जैसे अवसर नहीं है। हमारी सरकारी संरचना अलग है, ये देश अलग है। हाँ, फैक्ट्री के काम में कड़ी मेहनत लगती है। क्या ये बेहतर हो सकता है? हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब आप इस तरह से अमेरिकन नौकरियों की तुलना करें। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब निकाला जाए। मेरा एक हिस्सा फियर्सली विरोध करना चाहता है, लेकिन मेरा एक और हिस्सा समझना चाहता है। लेकिन मेनली ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरह अलग अलग एक्सपीरियंस किसी सब्जेक्ट पर इतने अलग आइडियाज को जन्म देते हैं कि एक ग्रुप को सहज ही लगता है कि सब वाइट या ब्लैक होना चाहिए। धन दौलत को लेकर जब भी लोग डिसीजंस लेते हैं, उस पल में अवेलेबल इंफॉर्मेशन को अपने यूनिक मेंटल मॉडल में डालते हैं, जो उन्हें यह बताता है कि दुनिया कैसे चलती है, और इसके बेस पर उस डिसीजन को सही ठहराते हैं। वे लोग अपनी इंफॉर्मेशन में गलत हो सकते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन अधूरी हो सकती है, वे मैथ में अनिपुण हो सकते हैं, वे सड़ी हुई मार्केटिंग की बातों में आ सकते हैं, या हो सकता है कि उन्हें अंदाजा ही ना हो कि वे क्या कर रहे हैं। वे अपने काम के नतीजों को गलत तरह से आंक सकते हैं, लेकिन हर वो डिसीजन जो लोग लेते हैं वो उनके लिए मायने रखता है और उनके अकॉर्डिंग सभी नेसेसरी पहलुओं की पूर्ति करता है। वे खुद को एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसमें वे क्या कर रहे हैं और क्यों, इसका वर्णन होता है, और ये कहानी उनके खुद के यूनिक एक्सपीरियंस से रचित होती है। एक साधारण सा एग्जाम्पल लीजिए, लॉटरी के टिकट। अमेरिकन लोग फिल्मों, वीडियो गेम, म्यूजिक, खेलकूद कंपटीशन और किताबों के टोटल खर्च से ज़्यादा उन पर खर्च करते हैं, और उन्हें कौन खरीदता है? मेनली गरीब लोग। यूएस में एक नॉमिनल इनकम फैमिली पर ईयर ऑन एवरेज $412 लॉटरी टिकट पर खर्च करते हैं, जो हाई इनकम फैमिली से 4 गुना ज़्यादा है।
40% अमेरिकन आपदा के टाइम $400 नहीं जुटा पाते, जिसका अर्थ ये है वो लोग जो लॉटरी के टिकट के लिए $400 खर्च करते हैं, ये नॉर्मली वही लोग हैं जो कहते हैं कि आपदा के टाइम वो $400 का इंतजाम नहीं कर सकते। वे अपने सुरक्षा तंत्र को एक ऐसे संयोग के लिए नष्ट कर रहे हैं जिसके सच होने की प्रोबेबिलिटी लाखों में से बस एक है। ये मुझे बेवकूफ़ी भरा लगता है, ये शायद आपको भी बेवकूफ़ी भरा लगे, लेकिन मैं लो इनकम फैमिली में से नहीं हूँ और शायद आप भी नहीं। इसीलिए हम में से काफ़ी लोगों के लिए ये समझना डिफ़िकल्ट है कि लो इनकम लॉटरी टिकट खरीदारों के अनकॉन्शियस माइंड में क्या लॉजिक चलता है। अगर थोड़ा जोर डालें तो आप इमेजिन कर सकेंगे कि यह कुछ इस तरह होता होगा। हम एक सैलरी से दूसरी सैलरी के बीच किस तरह जाते हैं और सेविंग्स की तो दूर तक भी नहीं सोचते। अच्छी सैलरी की नौकरी मिलने की कोई भी संभावना नहीं, हम छुट्टियां मनाने नहीं जा सकते और ना ही नई कार, हेल्थ इंश्योरेंस या सुरक्षित इलाके में घर का इंतजाम कर सकते हैं। हम बिना कमर तोड़ने वाले लोन के अपने बच्चों को कॉलेज में भर्ती नहीं करा सकते। आप में से जो लोग फाइनेंस रिलेटेड किताबें पढ़ते हैं, आपके पास वो सब कुछ या तो पहले से है या उसे पाने की अच्छी संभावना है जो हमारे पास नहीं हो सकता। लॉटरी टिकट खरीदना ही हमारी जिंदगी का वो पल है जब हम ठोस रूप से वो सब पाने का सपना देख सकते हैं जो आपके पास है और जिसे आप महत्व नहीं देते। हम एक सपने की कीमत चुका रहे हैं और आप ये नहीं समझ सकते क्योंकि आप पहले से एक सपना जी रहे हैं और इसीलिए हम आपसे ज़्यादा लॉटरी के टिकट खरीदते हैं। आपको इस लॉजिक से सहमत होने की ज़रूरत नहीं। जब आप बैंकरप्ट हो, लॉटरी टिकट खरीदना बुरा थॉट नहीं है। लॉटरी टिकट खरीदना बुरा थॉट ही है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि लॉटरी टिकट की बिक्री क्यों चलती रहती है और ये थॉट जो आप कर रहे हैं वो बेवकूफ़ी भरा है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इससे हमारे कई फाइनेंस रिलेटेड डिसीजन के बेस का अनावरण होता है। कुछ लोग फाइनेंशियल डिसीजन पूर्ण रूप से एक स्प्रेडशीट से करते हैं। वे खाने की मेज पर या कंपनी की किसी मीटिंग में उन्हें बताते हैं। ऐसी जगह जहां पर्सनल हिस्ट्री, ईगो, अभिमान, मार्केटिंग और स्ट्रेंज प्रेरक के साथ मिलकर एक ऐसी स्टोरी बनाते हैं जो आपके लिए काम करता हो। एक और पहलू जो क्लियर करने में हेल्प करता है कि फाइनेंशियल डिसीजन क्यों इतने डिफिकल्ट होते हैं और क्यों इसमें इतना दुराचार होता है, वो ये समझना है कि ये सब्जेक्ट काफ़ी नया है। धन दौलत तो काफ़ी टाइम से हमारे चारों ओर है। ऐसा माना जाता है कि लीडिया, जो अब टर्की का हिस्सा है, वहाँ के राजा एलियट्स ने 600 ईसा पूर्व में पहली आधिकारिक मुद्रा बनाई थी। लेकिन फाइनेंशियल डिसीजंस का मॉडर्न बेस सेविंग्स और इन्वेस्टिंग ऐसे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जो अभी अभी पैदा हुए हैं। अब रिटायरमेंट को ही लीजिए। 2018 के एंड में यूएस के रिटायरमेंट खातों में 27 ट्रिलियन की अमाउंट थी, जिसके अकॉर्डिंग ये आम इन्वेस्टर की सेविंग और इन्वेस्टिंग डिसीजन का मेन ड्राइवर था। लेकिन रिटायर होने का पूरा आइडिया ज़्यादा से ज़्यादा 2 जनरेशन पुराना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले ज़्यादातर अमेरिकन अपनी मृत्यु तक काम किया करते थे। ये एक्सपेक्टेशन भी थी और रियलिटी भी। 1940 तक 65 ईयर और उससे ज़्यादा एज के पुरुषों की लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन 50% था। सोशल सिक्योरिटी ने इसे बदलने का अटेम्प्ट किया, लेकिन इसके शुरुआती बेनिफिट्स एक प्रॉपर पेंशन की तुलना में कुछ खास नहीं थे। जब इडा में फुलेर ने 1940 में अपना पहला सोशल सिक्योरिटी चेक कैश कराया, उसकी कॉस्ट $22.54 थी। 1980 तक पहुंचने के बाद ही रिटायर लोगों के लिए एवरेज सोशल सिक्योरिटी चेक बढ़कर $1000 पर मंथ हुआ। सेंसस ब्यूरो के अकॉर्डिंग 65 ईयर से ज़्यादा एज के 1/4 अमेरिकन 1960 के डिकेड के अंत तक गरीबी में जी रहे थे। ऐसा एक फेमस आइडिया है कि सभी को निजी पेंशन मिला करती थी, लेकिन यह बेतहाशा रूप से बहुत बड़ा चढ़ाकर कही गई बात है। एम्प्लॉय बेनिफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग 65 और उससे ज़्यादा एज के लोगों में से सिर्फ 1/4 को 1975 में पेंशन मिला करती थी। उस भाग्यशाली माइनॉरिटी ग्रुप में घरेलू इनकम का सिर्फ 15% पेंशन से आता था। 1955 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिटायर होने की बढ़ती लालसा और इनकैपेबिलिटी के बारे में लिखा, एक पुरानी कहावत को अलग तरह से प्रेजेंट करें तो रिटायरमेंट के बारे में सभी बात करते हैं, लेकिन बहुत ही कम इसके बारे में कुछ करते हैं। 1980 तक यह आइडिया सुदृढ़ नहीं हुआ था कि हर कोई रिटायरमेंट के लायक है और हर किसी को एक गरिमापूर्ण रिटायरमेंट मिलनी चाहिए, और तब से लेकर उस डिग्निफाइड रिटायरमेंट को पाने का तरीका यही एक्सपेक्टेशन रही है कि हर कोई अपनी खुद की इनकम से सेविंग करके उसे इन्वेस्ट करे। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि ये थॉट कितना नया है। अमेरिकन रिटायरमेंट के सेविंग मीडियम का बैकबोन 1978 तक अस्तित्व में नहीं आया था। रोथ आईआरए 1978 तक नहीं जन्मा था। अगर ये एक इंसान होता तो अब तक मुश्किल से ड्रिंक करने की एज तक पहुंचा होता। किसी को भी इससे सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि हम में से काफ़ी लोग रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स और इन्वेस्टिंग में अच्छे नहीं हैं। हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम बस नौसिखिए हैं। कॉलेज के लिए भी यही लागू होता है। 25 ईयर से ज़्यादा एज के अमेरिकन में बैचलर डिग्री रखने वालों का नंबर्स 1940 में 20 में से 1 से भी कम के मुकाबले 2015 में 4 में से 1 तक पहुंच चुका है।
इस टाइम के दौरान एवरेज कॉलेज ट्यूशन फीस में लगभग 4 गुना की बढ़ोतरी हुई है। कुछ इतना बड़ा और इम्पोर्टेंट जिसने इतने कम टाइम में समाज को इतने सीरियस रूप से प्रभावित किया। उससे पता चलता है कि एग्जाम्पल्स के तौर पर पिछले 20 साल में लोगों ने विद्यार्थी लोन को लेकर इतने खराब डिसीजन क्यों लिए हैं। हमारे पास डिकेड्स का कलेक्टेड एक्सपीरियंस तक नहीं है जिससे हम सीखने का ट्राई भी कर सकें। हम बस जुगाड़ करके काम चला रहे हैं। इंडेक्स फंड पर भी यही लागू होता है, जिसे शुरू हुए अभी 50 ईयर भी पूरे नहीं हुए। हेज फंड का भी यही हाल है, जो अब से 25 ईयर पहले तक शुरू भी नहीं हुए थे। यहाँ तक कि कंज्यूमर डेब्ट का वाइड स्प्रेड यूज जैसे मॉर्टेजेस, क्रेडिट कार्ड और कार लोन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तक भी शुरू नहीं हुए थे, जब तक जीआई बिल ने लाखों अमेरिकन सिटीजन्स के लिए लोन लेना आसान नहीं किया। कुत्तों को 10,000 साल पहले पालतू बनाया गया था, लेकिन वे अपने पूर्वजों का कुछ बर्ताव अब तक बनाए रखे हैं। और हम, जिन्हें मॉडर्न फाइनेंस सिस्टम में सिर्फ 20 से 50 साल का एक्सपीरियंस है और फिर भी बखूबी अनुकूलित होने की आशा करते हैं। एक ऐसे सब्जेक्ट के लिए जो इमोशन बनाम फैक्ट से इतना प्रभावित है, ये एक प्रॉब्लम है। और इससे ये समझने में भी मदद मिलती है कि हम हमेशा धन दौलत के साथ वैसा क्यों नहीं करते जैसा हमें करना चाहिए। हम सब पैसे के साथ कुछ बेवकूफ़ी भरे कारनामे करते हैं, क्योंकि हम सब इस खेल में काफ़ी नए हैं। और जो आपको बेवकूफ़ी भरा लगे वो मेरे लिए मायने रख सकता है, लेकिन बेवकूफ़ कोई भी नहीं है। हम सब अपने यूनिक एक्सपीरियंस के बेस पर डिसीजंस लेते हैं, जो उस पल में हमारे लिए मायने रखता है। आइए अब मैं आपको बिल गेट्स के अमीर बनने की कहानी सुनाता हूँ। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर 2, लक और रिस्क, यानी भाग्य और जोखिम, बाय इवॉल्व। कुछ भी इतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना वो दिखता है। लक और रिस्क भाई भाई हैं। ये दोनों इस रियलिटी का प्रूफ हैं कि जिंदगी में हर नतीजा पर्सनल अटेम्प्ट के अलावा और ताकतों पर भी डिपेंड करता है। NYU प्रोफेसर स्कॉट गैलोवे का एक थॉट जो सक्सेस का आकलन करते टाइम बहुत नेसेसरी है, दोनों अपनी और साथ ही अन्यों की भी, वो ये है कि कुछ भी इतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना वो दिखता है। बिल गेट्स दुनिया के उस एक हाई स्कूल में गए जहां कंप्यूटर था। सिएटल से कुछ ही दूरी पर स्थित लेकसाइड स्कूल में कंप्यूटर कैसे आया, ये कहानी वंडरफुल है। बिल डूगल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक समुद्री प्लेन ड्राइवर थे, जो बाद में हाई स्कूल में मैथ और साइंस के टीचर बन गए। वे मानते थे कि किताबी ज्ञान बिना रियल एक्सपीरियंस के काफ़ी नहीं। वे ये भी समझते थे कि कॉलेज में पहुंचने के टाइम हमें कंप्यूटर की कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी। स्वर्गीय माइक्रोसॉफ्ट को फाउंडर पॉल एलन ने याद करते हुए कहा था। 1968 में डूगल ने लेकसाइड स्कूल मदर्स क्लब से निवेदन किया कि वे अपनी एनुअल सेल से होने वाली इनकम लगभग $3,000 से एक टेलीटाइप मॉडल 30 कंप्यूटर लीज पर लें, जो टाइम शेयरिंग के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक मेनफ्रेम टर्मिनल से जुड़ा हो। टाइम शेयरिंग का लॉ 1965 में जाकर इन्वेंट हुआ। गेट्स ने बाद में कहा, कोई निश्चय ही काफ़ी दूरदर्शी था। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कूलों के पास इतना एडवांस कंप्यूटर नहीं था जैसा 8वीं कक्षा में बिल गेट्स के पास था, और गेट्स को उससे बेतहाशा लगाव था। गेट्स 1968 में 13 ईयर के थे जब वे अपने क्लासमेट पॉल एलन से मिले। एलन को भी स्कूल का कंप्यूटर इस्तेमाल करने का बहुत जुनून था और दोनों मिलते ही गहरे दोस्त बन गए। लेकसाइड का कंप्यूटर वहाँ के कॉमन पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं था, ये एक इंडिपेंडेंट स्टडी प्रोग्राम था। बिल और पॉल आराम से कंप्यूटर में अपनी क्रिएटिविटी को वाइल्ड होने देते थे, स्कूल के बाद, देर रात में या वीकेंड में। वे शीघ्र ही कंप्यूटिंग में माहिर हो गए। अपने ऐसे ही एक देर रात के सत्र में एलन को याद है कि गेट्स ने एक बार एक फॉर्च्यून मैगजीन दिखाते हुए कहा था, तुम क्या सोचते हो, एक फॉर्च्यून 500 कंपनी चलाना कैसा लगता होगा। एलन ने कहा था कि उन्हें इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, शायद एक दिन हमारी खुद की कंप्यूटर कंपनी होगी। गेट्स ने कहा, अब माइक्रोसॉफ्ट की नेट वर्थ $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। अब थोड़ा सा तेज मैथ। 1968 में यूएनए के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में लगभग 303 मिलियन हाई स्कूल की एज के लोग थे। उनमें से लगभग 18 मिलियन यूएसए में थे और इनमें से लगभग 2,70,000 वाशिंगटन स्टेट में रहते थे। 1 लाख से कुछ ज़्यादा सिएटल में रहते थे और इनमें से सिर्फ 300 लेकसाइड स्कूल में जाते थे। 303 मिलियन से शुरू करके 300 पर ख़त्म। 1 मिलियन हाई स्कूल एज के विद्यार्थियों में से सिर्फ एक ने ऐसे स्कूल में पढ़ाई की जहां एक कंप्यूटर खरीदने के लिए पैसे और दूर की सोच का मेल था। बिल गेट्स उनमें से एक थे। गेट्स भी इसे मानने से पीछे नहीं हटे। अगर लेकसाइड ना होता तो माइक्रोसॉफ्ट भी ना होता। उन्होंने 2005 की उत्तीर्ण होने वाली कक्षा को बताया। गेट्स ज़्यादा होशियार हैं और उससे भी ज़्यादा मेहनती, और अपने बचपन में ही कंप्यूटर को लेकर ऐसी थ्योरी रखते थे जो अनुभवी कंप्यूटर अधिकारी भी ना समझ पाए। साथ ही लेकसाइड स्कूल में जाने के कारण उन्हें 1 मिलियन में से एक वाली शुरुआती बढ़त भी मिली। अब मैं आपको गेट्स के दोस्त केंट इवांस के बारे में बताता हूँ। उसने लक के भाई रिस्क का उतने ही पावरफुल अमाउंट का एक्सपीरियंस किया। बिल गेट्स और पॉल एलन का नाम माइक्रोसॉफ्ट की सक्सेस के कारण घर घर में प्रसिद्ध हो गया।
लेकिन लेक साइड में इन कंप्यूटर में इंटरेस्टेड हाई स्कूल किड्स के ग्रुप का एक और तीसरा मेंबर था। बिल गेट्स और केंट इवांस 8वीं कक्षा में गहरे दोस्त बन गए। गेट्स के कहे के अनुसार इवांस क्लास में सबसे ग्रेट बच्चा था। दोनों हद से ज़्यादा फ़ोन पर बात किया करते थे। गेट्स ने इनसाइड बिल्स ब्रेन नामक डॉक्यूमेंट्री में याद करते हुए लिखा था, मुझे अब भी केंट का फ़ोन नंबर याद है। उन्होंने कहा 5257857। इवांस भी कंप्यूटर में उतना ही एक्सीलेंट था जितने गेट्स और एलन। लेकसाइड स्कूल को एक बार क्लास का स्केड्यूल बनाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। हज़ारों स्टूडेंट्स की क्लासेस को ऑर्गेनाइज करना जिससे वे किसी और कोर्स के साथ न उलझे, ये एक भूल भलैया था। स्कूल ने बिल और केंट को, जो खुद बच्चे थे, ये काम सौंपा कि वे ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए जो इस प्रॉब्लम को सुलझा सके, और ये काम कर गया। और पॉल एलन के अपोजिट केंट भी बिल की तरह बिजनेस माइंडसेट और एंडलेस एम्बिशन रखता था। केंट हमेशा अपने साथ एक ब्रीफकेस रखता था, किसी वकील की तरह। गेट्स याद करते हुए कहते हैं, हम हमेशा स्कीम बनाते रहते थे कि हम फ्यूचर में 5 या 6 साल बाद क्या करेंगे। क्या हमें CEO बनना चाहिए? हम किस तरह का प्रभाव बना सकते हैं? क्या हम जनरल बन जाएं या फिर हम एम्बेसडर्स बन जाएं? चाहे जो भी हो, बिल और केंट जानते थे कि वे जो भी करेंगे साथ ही करेंगे। केंट के साथ अपनी दोस्ती को याद करते हुए गेट्स धीमे से चुप हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी ना हो सका। हाई स्कूल पास करने से पहले ही एक ट्रैकिंग एक्सीडेंट में केंट की मृत्यु हो गई। हर साल यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रैकिंग में लगभग 3 दर्जन लोगों की मृत्यु होती है, और हाई स्कूल में एक पहाड़ पर मरने के चांसेस लगभग 1 मिलियन में से 1 है। बिल गेट्स ने लेक साइड जाकर 1 मिलियन में से 1 का लक पाया। केंट इवांस ने 1 मिलियन में से 1 का रिस्क पाया, जिसके चलते जो वो और गेट्स हासिल करना चाहते थे वो उसे कभी पूरा नहीं कर पाया। एक जैसा फोर्स, एक ही अमाउंट, बस अपोजिट डायरेक्शंस। लक और रिस्क दोनों इस रियलिटी का प्रूफ है कि जिंदगी में हर नतीजा पर्सनल अटेम्प्ट के परे और पावर्स पर भी डिपेंड करता है। वे दोनों इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप एक को रिस्पेक्ट दिए बिना दूसरे में विश्वास नहीं रख सकते। ये दोनों इसीलिए अस्तित्व रखते हैं क्योंकि दुनिया इतनी कॉम्प्लेक्स है कि आपके 100% एफर्ट से आपको 100% रिजल्ट नहीं मिल सकते। वे बस एक ही बात से चलते हैं। आप इस खेल में 7 बिलियन लोगों में से एक हैं, जिसमें अनगिनत चीज़ों में फेरबदल होती रहती है। कभी कभी आपके कंट्रोल से बाहर कोई इंसिडेंटली रिजल्ट आपके प्लान्ड एफर्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। लेकिन दोनों को मापना इतना डिफिकल्ट है और एक्सेप्ट करना इतना मुश्किल कि ये ज़्यादातर नज़रअंदाज हो जाते हैं। हर बिल गेट्स के साथ एक केंट इवांस भी होता है जो उतना ही प्रतिभावान और प्रेरित था, किंतु जिंदगी के चरखे की दूसरी ओर पलट कर रह गया। अगर आप लक और रिस्क को प्रॉपर रिस्पेक्ट देंगे, आप पाएंगे कि फाइनेंशियल सक्सेस को आंकते हुए अपनी और लोगों की कुछ भी इतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना वो दिखता है। कई साल पहले मैंने नोबेल प्राइज जीतने वाले इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट शिलर से पूछा, आप इन्वेस्टिंग के बारे में ऐसा क्या जानना चाहते हैं जो हम कभी नहीं जान सकते? सक्सेसफुल रिजल्ट्स में लक की सटीक भूमिका, उन्होंने आंसर दिया। मुझे ये आंसर बहुत पसंद आया क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं सोचता कि फाइनेंशियल सक्सेस में लक की कोई भूमिका नहीं। लेकिन चूंकि लक को मापना डिफिकल्ट है और ये कहना अशिष्ट है कि किसी की सक्सेस लक के कारण है, आम रवैया ज़्यादातर यही होता है कि लक को सक्सेस के कारण के रूप में अनदेखा कर दिया जाता है। अगर मैं कहूँ दुनिया में लगभग 1 बिलियन इन्वेस्टर हैं, क्या आप सोचते हैं कि इनमें से 10 मेनली लक की वजह से बिलियनर बन सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल। लेकिन फिर अगर मैं आपको उन इन्वेस्टर्स का नाम लेने को कहूँ उनके सामने, आप शायद पीछे हट जाएंगे। दूसरों को आंकते हुए सक्सेस का श्रेय लक को देने से आप अशिष्ट और ईर्ष्यालु दिख सकते हैं, तब भी जब हम जानते हों कि यह सच है। और अपने आप को आंकते हुए सक्सेस का क्रेडिट लक को देना इतना डिमोरलाइज कर सकता है कि उसे महत्व देना या मानना डिफिकल्ट हो जाए। इकोनॉमिस्ट भास्कर मजुमदार ने दर्शाया है कि कद और वेट से ज़्यादा भाइयों के बीच उनकी इनकम को रिलेटेड होती है। अगर आप अमीर और लंबे हैं तो आपके भाई की अमीर होने की संभावना उसके लंबे होने की संभावना से ज़्यादा है। मुझे लगता है हम में से ज़्यादातर लोग सहज रूप से जानते हैं कि ये बात सच है। आपकी एजुकेशन की क्वालिटी और आपके लिए जो अवसर के द्वार खुले रहते हैं वे आपकी माता पिता की सोशल फाइनेंशियल कंडीशन से मजबूती से जुड़े होते हैं। लेकिन मुझे 2 अमीर भाई ढूंढ के दीजिए और मैं आपको ऐसे 2 आदमी दिखाऊंगा जो ये कहेंगे कि इस स्टडी की खोज उन पर अप्लाई नहीं होती। फेलियर, जो बैंकरप्ट होने से लेकर किसी पर्सनल एम्बिशन को पूरा न कर पाना कुछ भी हो सकती है, को भी बराबर रूप से क्रिटिसाइज किया जाता है। क्या अनसक्सेसफुल बिजनेसमैन ने उतनी मेहनत नहीं की जितनी करनी चाहिए थी? क्या वे इन्वेस्टमेंट्स जो बुरी सिद्ध हुई सोच समझकर नहीं की गई थी? क्या निरंकुश करियर आलस के कारण होते हैं? कभी कभी हाँ, बिल्कुल, लेकिन कितना, ये जानना डिफिकल्ट है। किसी भी सही गोल को फॉलो करने में सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी 100% से कम है, और रिस्क वही है जो तब बीच में आता है जब आप अनलकीली इस इक्वेशन की दूसरी ओर आ पहुंचे। मान लीजिए कि मैं एक स्टॉक खरीदता हूं और 5 साल बाद भी वो वैसे का वैसा ही रहता है। यह पॉसिबल है कि इसे खरीदने का मेरा डिसीजन ही खराब था,
ये भी पॉसिबल है कि मेरा डिसीजन अच्छा था और मेरी पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी 80% थी और मेरी बुरी किस्मत से मैं 20% वाले छोर पर पहुंच गया। इनमें से कौन सी संभावना सही है, ये कैसे जाना जाए? क्या मैंने एक गलती की या फिर बस रिस्क की रियलिटी का एक्सपीरियंस किया? स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से यह मेजर करना पॉसिबल है कि कुछ डिसीजन समझदारी भरे थे या नहीं, लेकिन रियल वर्ल्ड में हर रोज हम ऐसा नहीं करते। ये बहुत डिफिकल्ट है। हम सादी कहानियों को प्रीफर करते हैं जो आसान जरूर होती हैं लेकिन ज्यादातर बुरी तरह बहकाने वाली भी। इन्वेस्टर्स और आने वाले बिजनेसमैन के साथ कई साल गुजारने के बाद मैंने जाना है कि किसी दूसरे के फेलियर के लिए आमतौर पर खराब डिसीजन को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि आप अपने खुद के फेलियर्स को ज्यादातर रिस्क के बुरे पहलू के कारण हुआ मानते हैं। आपके फेलियर्स को आंकते हुए मैं पॉसिबली कॉज और इफेक्ट की एक सीधी सादी कहानी पसंद करूंगा, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आपने एक बुरा रिजल्ट पाया तो यह आपके किसी बुरे डिसीजन के कारण हुआ होगा। ये कहानी मुझे सबसे ज्यादा समझ आती है, लेकिन जब मैं खुद को आंकता हूं तो मैं एक ख्याली स्टोरी रच सकता हूं जिसके सहारे मैं अपने डिसीजन को सही ठहराकर बुरे रिजल्ट को रिस्क के मत्थे मर सकूं। फोर्ब्स मैगजीन का कवर ऐसे गरीब इन्वेस्टर की सराहना नहीं करता जिन्होंने डिसीजन तो समझदारी भरे लिए लेकिन दुर्भाग्यवश जिन्हें रिस्क का बुरा पहलू झेलना पड़ा, लेकिन ये ऐसे अमीर इन्वेस्टर्स का गुणगान पक्का करता है जिन्होंने ठीक ठाक या फिर लापरवाही वाले डिसीजन लिए लेकिन लकी निकले। दोनों ने एक ही सिक्का उछाला लेकिन उसके गिरते टाइम बाजी पलट गई। इसका खतरनाक पहलू यह है कि हम सब पैसे के बारे में ये जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि क्या काम करता है और क्या नहीं, कौन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज काम करती हैं, कौन सी नहीं, कौन सी इंडस्ट्री स्ट्रेटेजीज काम करती हैं, कौन सी नहीं, आप अमीर कैसे बनते हैं, आप गरीब होने से कैसे बच सकते हैं। हम सक्सेस और फेलियर को इवेल्युएट करके ये लाइसेंस सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वही करो जिससे वह सफल हुआ और जिससे फेल हुआ उससे बचो। अगर हमारे पास कोई जादुई छड़ी होती तो हम जान पाते कि इन रिजल्ट्स का कितना रेशियो ऐसे कामों के कारण है जो रिपीट किए जा सकते हैं वर्सेस अनसर्टेन लक और रिस्क की इंपॉर्टेंस जो इन कामों को इस या उस ओर धकेलते हैं। लेकिन हमारे पास कोई जादुई छड़ी नहीं है, हमारे पास दिमाग है जिसे ज्यादा बारीकी के बगैर सिंपल आंसर चाहिए। इसीलिए उन ट्रेड्स को पहचानना जो हमें अपनाने चाहिए या जिनसे बचना चाहिए बेहद डिफिकल्ट हो सकता है। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ, एक ऐसे इंसान की जो बिल गेट्स की तरह बेतहाशा सक्सेसफुल था लेकिन जिसकी सक्सेस को लक या स्किल से बांधना डिफिकल्ट है। कॉर्नेलियस वेंडरबिल्ट ने अपने रेलरोड एम्पायर को फैलाने के लिए बस कुछ बिजनेस एग्रीमेंट पूरे ही किए थे कि उनके एक बिजनेस असिस्टेंट ने आगे झुककर वेंडरबिल्ट को बताया कि हर वो एग्रीमेंट जिसके लिए उन्होंने परमिशन दी थी वो किसी न किसी तरह कानून को तोड़ रहा था। हे भगवान जॉन, वेंडरबिल्ट ने कहा, तुम्हें लगता है कि रेल रूट स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क के लॉस के अकॉर्डिंग चल सकता है? बोलो, क्या ऐसा हो सकता है? इसे पढ़ने के बाद मेरा पहला थॉट ये था, इस रवैये के कारण ही वे इतने सक्सेसफुल थे। वेंडरबिल्ट के टाइम कानून रेल रूट को परमिशन नहीं देता था, इसलिए उन्होंने कहा भाड़ में जाए और कैसे भी अपना काम किया। वेंडरबिल्ट बेतहाशा रूप से सक्सेसफुल थे, इसीलिए उनकी कानून तोड़ने की आदत जो नोटोरियस और उनके सक्सेस के लिए वाइटल थी उसे ऋषि ज्ञान की तरह देखना फैसिनेटिंग लग सकता है। उसने कुछ भी अपने रास्ते में नहीं आने दिया, लेकिन यह एनालिसिस कितनी खतरनाक है। कोई भी समझदार इंसान खुल्लम खुल्ला क्राइम को एंटरप्रेन्योरियल कैरेक्टरिस्टिक की तरह इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देगा। आप आसानी से वेंडरबिल्ट की कहानी की अलग तरह से डायरेक्शन लेना इमेजिन कर सकते हैं। एक रूल ब्रेकर जिसकी नई कंपनी एक कोर्ट के आदेश से फिनिश हो गई। इसीलिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। आप वेंडरबिल्ट की कानून तोड़ने के लिए उतनी ही प्रशंसा कर सकते हैं जितनी आप एनरॉन को इसके लिए क्रिटिसाइज करते हैं। शायद इनमें से एक लकीली कानून के हाथों से बच निकला, जबकि दूसरा रिस्क के छोर पर जा पहुंचा। जॉन डी रॉकफेलर की कहानी भी ऐसी ही है। एक जज ने एक बार उनकी कंपनी को आम चोर की तरह कहा था, जबकि हिस्ट्री में ज्यादातर उन्हें शातिर बिजनेस इंटेलिजेंस के रूप में दर्शाया गया है। शायद वो थे भी, लेकिन स्टोरी तुमने आउटडेटेड लॉस को इनोवेशन के आड़े नहीं आने दिया से तुमने एक क्राइम किया है मैं कब बदलती है, या फिर स्टोरी को रॉकफेलर एक जीनियस थे उनकी सफलताओं से सीखने की प्रार्थना करो से रॉकफेलर एक क्रिमिनल था उसके बिजनेस फेलियर से सीखने की कोशिश करो। मैं बदलने के लिए कहानी में कितनी फेरबदल करनी होगी? बहुत कम। मैं कानून की चिंता क्यों करूं? वेंडरबिल्ट ने एक बार कहा था, क्या मेरे पास पावर नहीं है? उनके पास थी और उसने काम भी किया, लेकिन उन वर्ड्स को किसी ऐसे कहानी के फाइनल वर्ड के रूप में इमेजिन करना काफी आसान है जिसका रिजल्ट बिल्कुल अलग हो। करेज और केयरलेसनेस के बीच की लाइन बहुत महीन हो सकती है। जब हम लक और रिस्क को उनका सही लेखा ना दें तो वो इनविजिबल हो सकते हैं। बेंजामिन ग्राहम अब तक के ग्रेट इन्वेस्टर, कॉस्ट इन्वेस्टिंग के इन्वेंटर और वॉरेन बफेट के शुरुआती गुरु के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन बेंजामिन ग्राहम की ज्यादातर इन्वेस्टिंग सक्सेस जीई सीईओ स्टॉक के एक बड़े हिस्से का ओनर होने के कारण थी, जिसने उनके खुद के अकॉर्डिंग हर उस डाइवर्सिफिकेशन का रूल तोड़ के रख दिया था जिसे ग्राहम ने खुद अपने फेमस टेक्स्ट में लिखा था।
यहाँ बोल्डनेस और केयरलेसनेस के बीच की महीन लाइन कहाँ स्थित है, मुझे नहीं पता। ग्राहम ने अपने GICO बोनेंजा के बारे में लिखा, एक लकी मौका या एक बहुत समझदारी वाला डिसीजन। क्या हम इनके बीच का डिफरेंस बता सकते हैं? आसानी से नहीं। इसी तरह हम सोचते हैं कि मार्क जुकरबर्ग जीनियस है क्योंकि उन्होंने याहू के 2006 के $7 बिलियन में उनकी कंपनी खरीदने के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने फ्यूचर को समझा और अपनी बात पर डटे रहे। लेकिन लोग माइक्रोसॉफ्ट से खरीदे जाने के ऑफर को ठुकराने के लिए याहू को उतना ही क्रिटिसाइज करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स के लिए यहाँ क्या लेसन है, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं, क्योंकि लक और रिस्क को क्लियरली डिस्क्राइब करना डिफिकल्ट है। इसके और भी कितने ही एग्जाम्पल्स हैं। अनगिनत सक्सेस और लक लेवरेज का रिजल्ट हैं। सबसे महान और सबसे बुरे मैनेजर्स अपने वर्कर को जितना हो सके उतना बांध के रखते हैं। ग्राहक हमेशा सही होता है और ग्राहक नहीं जानते कि उन्हें क्या चाहिए। दोनों एक्सेप्टेड बिजनेस विजडम है। इंस्पायरिंगली बोल्ड और निहायती बेवकूफ के बीच की लाइन सिर्फ 1 मिलीमीटर से भी कम की हो सकती है। लक और रिस्क एक दूसरे की कार्बन कॉपी हैं। ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं जिसे आसानी से सुलझाया जा सके। जब हम फाइनेंस मैनेजमेंट की सबसे सुपीरियर स्किल के बारे में सीखने का अटेम्प्ट करते हैं तो लक क्या है, एक्सीलेंस क्या है और रिस्क क्या है, ये पहचानना सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसी 2 बातें हैं जो आपको बेहतर डायरेक्शन दिखा सकती हैं। ध्यान रखें कि आप किसकी प्रशंसा और सराहना करते हैं। इस बात का भी ध्यान रखें कि आप किसे नापसंद करते हैं और उसके जैसा नहीं बनना चाहते। या फिर ध्यान रखिए जब आप ये मानने चलें कि 100% रिजल्ट एफर्ट्स और डिसीजन पर डिपेंड करते हैं। मेरे बेटे के जन्म के बाद मैंने उसे एक लेटर लिखा जिसका एक हिस्सा कुछ ऐसा था। कुछ लोग ऐसे फैमिली में जन्म लेते हैं जहां एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि कुछ और इसके अपोजिशन में होते हैं। कुछ का जन्म अच्छी खासी इकोनॉमिक कंडीशन में होता है जहां एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि कुछ का जन्म वॉर और स्कैरसिटी में होता है। मैं तुम्हें सक्सेसफुल होते देखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम इसे खुद हासिल करो। लेकिन याद रखो कि सक्सेस हमेशा मेहनत के कारण नहीं मिलती और गरीबी हमेशा आलस के कारण नहीं होती। जब तुम दूसरों को और साथ में खुद को आंकने लगो, ये हमेशा ध्यान में रखना। इसलिए स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स और केस स्टडीज पर कम ध्यान दीजिए और ब्रॉड पैटर्न्स पर ज़्यादा। किसी स्पेसिफिक इंसान के बारे में जानना खतरनाक हो सकता है क्योंकि हम ज़्यादातर एक्सट्रीम के एग्जाम्पल्स लेते हैं या वो जो बुरी तरह से फेल हुए, जो खबरों में रहते हैं, और एक्सट्रीम के एग्जाम्पल ज़्यादातर अपनी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से और कंडीशंस में लागू नहीं होते। जितना एक्सट्रीम कोई रिजल्ट होता है उतना ही कम उसके लेसन्स आप अपनी ज़िंदगी में लागू कर पाएंगे, क्योंकि ये रिजल्ट उतना ही ज़्यादा लक और रिस्क की एक्सट्रीम से प्रभावित हुआ होगा। आप सक्सेस और फेलियर के ब्रॉड पैटर्न्स को देखकर एक्शनेबल स्टेप्स के ज़्यादा नज़दीक पहुंचेंगे। पैटर्न जितना कॉमन होगा उतना ही ज़्यादा वो आपकी ज़िंदगी में लागू हो सकेगा। वॉरेन बफेट की इन्वेस्टिंग सक्सेस रिप्रोड्यूस कर पाना डिफिकल्ट है क्योंकि उनके रिजल्ट इतने एक्सट्रीम हैं कि उनकी ज़िंदगी भर के अचीवमेंट्स में लक का रोल पॉसिबली बहुत ज़्यादा है। और लक कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे ईजिली रिप्रोड्यूस या कॉपी किया जा सके। लेकिन जैसा कि हम चैप्टर 7 में देखेंगे, ये समझना कि जो लोग अपने टाइम पर कंट्रोल रखते हैं वो ज़्यादा खुश होते हैं, ये एक ब्रॉड और कॉमन ऑब्जर्वेशन है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे फेवरेट हिस्टोरियन फ्रेडरिक लुइस एलन ने अपना करियर एक एवरेज मीडियन अमेरिकन की ज़िंदगी को डिस्क्राइब करते हुए बताया वो कैसे रहते थे, किस तरह उनमें बदलाव आया, डेली लिविंग के लिए वे क्या करते थे, खाने में क्या खाते थे, एक्सेट्रा। इस तरह के ब्रॉड ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा रेलेवेंट लेसन्स मिलते हैं बजाय उन चंद एक्सट्रीम कैरेक्टर्स के बारे में जानना जो हमेशा खबरों में रहते हैं। बिल गेट्स ने एक बार कहा था, सक्सेस एक खराब टीचर है। ये होशियार लोगों को ये सोचने को लुभाती है कि वे कभी हार नहीं सकते। जब सब बहुत अच्छा चल रहा होता है, समझिए कि ये इतना अच्छा भी नहीं जितना आपको लग रहा है। आप कभी ना हारने वाले नहीं हैं, और अगर आप ये मान लें कि लक ने आपको सक्सेस दिलाई है तो आपको इसके दूसरे भाई रिस्क में भी विश्वास करना पड़ेगा, जो आपकी कहानी को तुरंत पलट सकता है। लेकिन इसे दूसरी डायरेक्शन में देखा जाए तब भी ये एप्लीकेबल है। फेलियर भी एक खराब टीचर हो सकता है क्योंकि यह होशियार लोगों को ये मानने के लिए मजबूर करता है कि उनके डिसीजंस बहुत बेकार थे जब कभी वे रिस्क की ज़रा सी रियलिटी का सामना करते हैं। फेलियर का सामना करने की टेक्निक ये है कि आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ का इस तरह से मैनेजमेंट करें कि एक बुरी इन्वेस्टमेंट या एक आधा फाइनेंशियल गोल आपको पूरी तरह से न बर्बाद कर दे और आप फिर से लक आपके फेवर में होने तक आगे बढ़ते रहें। लेकिन और भी इंपॉर्टेंट ये है कि जितना हम सक्सेस में लक को रिकॉग्नाइज करते हैं, वैसे ही रिस्क के रोल का मतलब है कि हमें खुद को माफ़ करना आना चाहिए और साथ ही दूसरों के फेलियर्स को आंकते हुए उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ भी इतना अच्छा या खराब नहीं होता जितना वो दिखता है। आइए अब ऐसे 2 इंसानों की कहानियों पर नज़र डालें जिन्होंने अपने लक को पुश किया। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर 3, नेवर इनफ, यानी कभी भी पर्याप्त नहीं, बाय इवॉल्व। जब अमीर इंसान बेवकूफ़ी भरा काम करते हैं।
जिनकी 2019 में डेथ हो गई। उन्होंने एक बार धन दौलत के बारे में एक ऐसी कहानी सुनाई जो कुछ ऐसा दर्शाती है जिसके बारे में हम ज़्यादा नहीं सोचते। शेल्टर आइलैंड पर एक बिलियनियर की दी गई एक पार्टी में कॉट वॉनेगट ने अपने फ्रेंड जोसेफ हेलर से कहा कि उनके होस्ट जो एक हेज फंड मैनेजर था, उसने एक ही दिन में इतने पैसे कमाए हैं जितने हेलर ने अपनी बेहद पॉपुलर नोवेल कैच-22 की पूरी हिस्ट्री में भी नहीं कमाए होंगे। हेलर ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन मेरे पास वो है जो उसके पास कभी नहीं होगा। इनफ, इनफ। मैं इस वर्ड के प्रभाव से स्टन्ड रह गया। स्टन्ड, जिसके दो रीजंस हैं। पहला, क्योंकि मुझे खुद जिंदगी में बहुत कुछ मिला है, और दूसरा क्योंकि जोसेफ हेलर ने जो कहा वो एकदम सही था। हमारे समाज के एक टुकड़े के लिए, जिसमें हम में से काफ़ी सुपीरियर और पावरफुल लोग शामिल हैं, आजकल कोई बाउंड्री ही नहीं है जो इनफ की डेफिनेशन दे सके। ये कितना स्मार्ट है और कितना पावरफुल। आइए मैं आपको हमारे पास इनफ ना होने के खतरों के दो एग्जाम्पल्स देता हूँ और देखते हैं कि वे हमें क्या सिखाते हैं। रजत गुप्ता का जन्म कोलकाता में हुआ और बचपन में वे अनाथ हो गए। लोग ऐसे प्रिविलेज्ड लोगों के बारे में बात करते हैं जो अपनी जिंदगी थर्ड बेस पर शुरू करते हैं। गुप्ता तो बेसबॉल स्टेडियम भी नहीं देख पाए। उस शुरुआत से आगे चलकर रजत ने जो अचीवमेंट्स हासिल किए वे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। लगभग 45 ईयर की एज में गुप्ता मैकिन्से के सीईओ बन गए, जो वर्ल्ड की सबसे फेमस कंसल्टिंग फर्म है। वे 2007 में रिटायर हुए, जिसके बाद उन्होंने यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने फिलैंथ्रोपिक वर्क्स में बिल गेट्स के साथ पार्टनरशिप की। वे 5 और पब्लिक कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंक्लूडेड थे। कोलकाता की झुग्गी झोपड़ी से निकल गुप्ता अभी तक के सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में से एक बन चुके हैं। सक्सेस के साथ उन्हें काफ़ी वेल्थ भी मिली। 2008 में न्यूज़ के अकॉर्डिंग गुप्ता की वेल्थ $100 मिलियन थी। इतना अमाउंट ज़्यादातर लोगों के लिए अनइमेजिनेबल है। उस अमाउंट का 5% एनुअल रिवॉर्ड डेली लगभग $600 पर आवर प्रोड्यूस करता है। वे जिंदगी में जो चाहें वो कर सकते हैं, और जो वे चाहते थे वो सिर्फ एक सेंटा मिलियनियर बनना नहीं था, वे एक बिलियनियर बनना चाहते थे, और वो हर हाल में ये पाना चाहते थे। गुप्ता गोल्डमैन शार्क्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक थे, जिसके कारण वो वर्ल्ड के कुछ सबसे अमीर इन्वेस्टर से घिरे हुए थे। एक इन्वेस्टर ने प्राइवेट इक्विटी टाइकून के डिपॉजिट डे का रेफरेंस देते हुए गुप्ता के बारे में कहा, मुझे लगता है वो उस ग्रुप में रहना चाहते हैं। वो एक बिलियनियर्स का ग्रुप है ना? गोल्डमैन जैसे बिलियंस ट्रिलियंस का ही ग्रुप है, सही है ना? बिल्कुल सही। और इस तरह गुप्ता को एक ल्यूक्रेटिव साइड हसल मिल गया। 2008 में जब गोल्डमैन सैक्स को फाइनेंशियल क्राइसिस की मार झेलनी पड़ी, वॉरेन बफेट ने इस बैंक को बचाने के लिए $5 बिलियन का अमाउंट इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया। गोल्डमैन बोर्ड का मेंबर होने की वजह से गुप्ता को कॉमन क्राउड से पहले इस डील की इन्फॉर्मेशन मिल गई। ये एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन थी। गोल्डमैन का सर्वाइवल डाउट में था, और बफेट के सपोर्ट से श्योरली उसके स्टॉक में अच्छी खासी जंप आ जाती। इस डील की इन्फॉर्मेशन मिलने के 16 सेकंड बाद गुप्ता, जो गोल्डमैन बोर्ड मीटिंग के फोन कॉल पर थे, उन्होंने फोन रखकर राजा रत्नम नाम के एक हेज फंड मैनेजर को फोन मिलाया। कॉल रिकॉर्ड नहीं किया गया, लेकिन राजा रत्नम ने तुरंत गोल्डमैन शार्क्स के 1,75,000 शेयर खरीद लिए। तो आप समझ ही सकते हैं कि फोन पर क्या बात हुई होगी। कुछ घंटों बाद जनता के सामने बफेट गोल्डमैन डील की घोषणा की गई। राजा रत्नम ने तुरंत $1 मिलियन कमा लिए। SEC का दावा है कि गुप्ता की इनसाइडर टिप से उन्हें $17 मिलियन का बेनिफिट हुआ। यह पैसा कमाने का आसान तरीका था, और अभियोक्तियों के लिए यह और भी आसान मामला था। गुप्ता और राजा रत्नम दोनों इनसाइडर ट्रेडिंग के क्राइम में जेल गए, और उनके करियर और फेम दोनों हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गए। अब बनी मैडॉफ का एग्जाम्पल लीजिए। उसके क्राइम के बारे में सब जानते हैं। मैडॉफ चार्ल्स पोंजी के बाद से अब तक का सबसे बदनाम पोंजी चालबाज है। मैडॉफ इन्वेस्टर को 2 डिकेड्स तक ठगता रहा, जब तक कि उसका क्राइम पकड़ नहीं लिया गया। सरकास्टिक नजरिए से गुप्ता के कारनामे के कुछ ही वीक बाद। यहाँ पर अनदेखा पहलू यह है कि मैडॉफ गुप्ता की ही तरह एक फ्रॉड सेट के अलावा कुछ और भी था। पॉन्जी स्कीम जिसने उसे फेमस बनाया, उससे पहले वो एक बेतहाशा सक्सेसफुल और डिसिप्लिन बिजनेसमैन था। मैडॉफ एक मार्केट क्रिएटर था, जिसका काम स्टॉक खरीदारों और विक्रेताओं को आपस में जोड़ना था। वो इस काम में बहुत अच्छा था। 1992 में द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मैडॉफ की मार्केट मेकिंग फर्म को कुछ ऐसे डिस्क्राइब किया। बर्नार्ड एल ने एक बहुत ही प्रॉफिटेबल सिक्योरिटीज फर्म बनाई है। मैडॉफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज जो स्टॉक ट्रेड का एक बड़ा हिस्सा बिग बोर्ड के साथ हाथ से निकाल ले जाती है। मैडॉफ फर्म एक्सचेंज में इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाने वाला 740 मिलियन का डेली एवरेज ट्रेड न्यूयॉर्क एक्सचेंज का टोटल 9% है। श्री मैडॉफ की फर्म इतनी जल्दी और सस्ते में ट्रेड ड्राइव कर सकती है कि ये और ब्रोकरेज कंपनियों को उनके ग्राहकों को ऑर्डर पूरा करने के लिए एक पेनी पर शेयर देती है, और इस तरह बिड एंड आस्क अमाउंट के डिफरेंस से बेनिफिट्स उठाती है, जिसके लिए ज़्यादातर स्टॉक ट्रेड करते हैं। ये किसी जर्नलिस्ट से किसी ऐसे फ्रॉड का डिस्क्रिप्शन नहीं जो अभी बाहर नहीं आया था।
मेडोफ का मार्केट मेकिंग बिजनेस लीगल था। एक पास वर्कर ने बताया कि मेडोफ की बिजनेस मार्केटिंग मेकिंग ब्रांच पर ईयर $25 मिलियन से $50 मिलियन कमाती थी। बनी मैडोफ का लीगल नो फ्रॉड बिजनेस हर तरह से बहुत सक्सेसफुल था। इसने उसे बड़े और लीगल तरीके से वेल्दी बनाया, और फिर भी फ्रॉड। जो क्वेश्चन हमें गुप्ता और मैडोफ दोनों से पूछना चाहिए वो ये है कि कोई ऐसा जिसके पास अरबों खरबों डॉलर हो, वो और ज्यादा पैसों के लिए क्यों इतना बेताब होगा कि उसे पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दे। वो लोग जो सर्वाइवल के लिए दिन रात एक कर रहे हों, उनसे किया गया क्राइम अलग बात है। एक नाइजीरियन ठग ने एक बार द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि उसे दूसरों को चोट पहुंचाने से रिग्रेट का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन गरीबी आपको दर्द महसूस नहीं होने देती। जो गुप्ता और मैडोफ ने किया वो अलग था। उनके पास पहले से सब कुछ था, अनइमेजिनेबल वेल्थ, फेम, पावर, फ्रीडम, और उन्होंने इस सब को जाने दिया क्योंकि उन्हें और ज्यादा चाहिए था। उन्हें इनफ का कोई सेंस नहीं था। ये एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन इस बिहेवियर के नॉन क्रिमिनल वर्जन्स भी हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट हेज फंड में काम कर रहे वर्कर पर्सनल फॉर्म में $100s ऑफ मिलियन के मालिक थे, और उनकी वेल्थ में से ज्यादातर उनके खुद के फंड में इन्वेस्टेड थे। फिर और ज्यादा पाने के लालच में उन्होंने इतना रिस्क उठाया कि वो सब खो बैठे। 1998 में हिस्ट्री की सबसे मजबूत इकोनॉमिक्स और सबसे अच्छे बुल मार्केट के बीच वॉरेन बफेट ने बाद में इसको इस तरह डिस्क्राइब किया। वो पैसा कमाने के लिए जो उनके पास नहीं था और जिसकी उन्हें जरूरत भी नहीं थी, उन्होंने वो सब दांव पर लगा दिया जो उनके पास था और नेसेसरी था। और ये बेवकूफ़ी है, ये साफ बेवकूफ़ी है। जो आपके पास है और ज़रूरी है, उसे किसी ऐसी चीज़ के लिए दांव पर लगाने का कोई मतलब नहीं जो आपके पास नहीं है और जिसकी आपको ज़रूरत नहीं। ये एक ऐसी बात है जो उतनी ही ऑब्वियस है जितनी की इग्नोरेंट। हम में से शायद ही कभी किसी के पास $100 मिलियन हों, जैसे गुप्ता और मैडोफ के पास थे, लेकिन ये बुक पढ़ रहे लोगों में से कुछ % अपनी जिंदगी के एक पड़ाव पर इतनी सैलरी पक्का कमा सकेंगे जिससे वे अपनी हर जायज़ ज़रूरत पूरी कर सकें, और साथ ही उसमें से काफ़ी कुछ पा सकें जो वो चाहते हैं। अगर आप उनमें से एक हैं तो ये कुछ बातें याद रखें। नंबर 1, सबसे डिफिकल्ट फाइनेंशियल एक्सीलेंस गोल पोस्ट को चलने से रोकना है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है। अगर नतीजों के साथ उम्मीदें बढ़ती रहें तो ज़्यादा पाने की प्रैक्टिसेस का कोई मतलब नहीं, क्योंकि और ज़्यादा अटेम्प्ट के बाद आप फिर वैसा ही महसूस करेंगे, और ये खतरनाक होता जाता है। जब ज़्यादा का स्वाद ज़्यादा पैसा, ज़्यादा ताकत, ज़्यादा फेम, सेटिस्फैक्शन से ज़्यादा एम्बिशन को बढ़ाता है। उस कंडीशन में आगे बढ़ाया हुआ एक कदम गोल पोस्ट को 2 और कदम आगे धकेल देता है। आपको लगता है कि जैसे आप पीछे छूट रहे हैं, और स्पीड बनाए रखने का सिर्फ एक तरीका और ज़्यादा रिस्क उठाना है। मॉडर्न कैपिटलिज्म 2 चीज़ों में माहिर है, धन दौलत प्रोड्यूस करने में और साथ ही जलन प्रोड्यूस करने में। शायद ये दोनों साथ ही साथ पाए जाते हैं। अपने कलीग से आगे बढ़ने का जुनून सक्सेस का फ्यूल हो सकता है, लेकिन इनफ सेंस के बिना जिंदगी में कुछ मजा नहीं है। खुशी, जैसा कि कहा जाता है, उम्मीदों के बिना रिजल्ट्स हैं। नंबर 2, यहाँ असल प्रॉब्लम सोशल तुलना है। एक नए बेसबॉल खिलाड़ी के बारे में सोचिए जो पर ईयर $50,000 कमाता है। वो हर परिभाषा से अमीर है, लेकिन मान लीजिए कि अगर वो उसी टीम के लिए खेलता है जिसके लिए माइक ट्राउट, जिसके पास 12 ईयर्स के लिए $430 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है। अब कंपेयर करें तो वो नया खिलाड़ी बैंकरप्ट महसूस होगा। लेकिन अब माइक ट्राउट की तरह सोचिए, $36 मिलियन पर ईयर बेतहाशा वेल्थ है, लेकिन 2018 में टॉप मोस्ट इनकम वाले हेज फंड मैनेजर को टॉप 10 की लिस्ट में आने के लिए $340 मिलियन पर ईयर कमाना जरूरी था। ट्राउट जैसे लोग पॉसिबली अपनी इनकम की तुलना ऐसे लोगों से करते होंगे, और जो हेज फंड मैनेजर $340 मिलियन पर ईयर कमाता है वो शायद खुद की तुलना टॉप 5 हेज फंड मैनेजर से करता होगा जिन्होंने 2018 में कम से कम $770 मिलियन कमाए। वे टॉप मैनेजर वॉरेन बफेट के जैसे किसी से प्रेरित हो सकते हैं जिनकी निजी वेल्थ 2018 में 3.5 बिलियन बढ़ गई। बफेट के जैसा कोई शायद जेफ बेजोस से प्रेरित हो सकता है जिनकी नेट वर्थ 2018 में $24 बिलियन बढ़ गई। एक ऐसी अमाउंट जिसका पर मिनट हिस्सा अमीर बेसबॉल खिलाड़ी की पूरी साल की कमाई से ज्यादा है। मुद्दा यह है कि सोशल कंपैरिजन की छत इतनी ऊंची है कि इनफैक्ट कोई इसे नहीं छू पाएगा, जिसका मतलब यह है कि यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे कभी जीता नहीं जा सकता, या फिर जीतने का सिर्फ एक तरीका यह है कि कभी इसे लड़ा ही ना जाए। ये मान लेना कि आपके पास पर्याप्त हो सकता है, फिर चाहे वो दूसरों के मुकाबले कम ही क्यों ना हो। मेरा एक दोस्त हर साल तीर्थ यात्रा पर लॉस वेगस जाता है। तुम कौन से खेल खेलते हो और कौन से कसीनों में? डीलर ने बहुत सीरियसनेस से जवाब दिया, लॉस वेगस के कसीनों में जीतने का सिर्फ एक तरीका है, वो ये कि जैसे ही आप अंदर आए वापस बाहर निकल जाएं, और ठीक इसी तरह दूसरों की वेल्थ से तुलना करने का खेल भी काम करता है। नंबर 3, पर्याप्त यानी इनफ बहुत कम नहीं होता।
पर्याप्त होने का थॉट कंजूसी या कंजर्वेटिव होने के जैसा लग सकता है, जिसमें अपॉर्चुनिटीज और कैपेबिलिटीज को छोड़ दिया जाए। मुझे नहीं लगता ये ठीक है। पर्याप्त का मतलब ये समझना है कि इसका अपोजिट और ज्यादा की भूख आपको पछतावे के छोर पर लाकर खड़ा कर देगी। ये जानने का एकमात्र तरीका कि आप कितना खाना खा सकते हैं यही है कि आप तब तक खाना खाएं जब तक बीमार ना पड़ जाएं। कुछ ही लोग ऐसा करते हैं क्योंकि उल्टी